नमस्ते दोस्तों, मैं अभिनव केमिस्ट्री पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज जो आपका सीरीज होने वाली है वो आपकी है अनसॉल्व पेपर की। और ये ऐसे ही कम से कम आपको ये तो आप मेरे सामने राजीव का है, ये राजीव का अनसॉल्व पेपर है बच्चों। इसी तरह अवतार के जो भी अनसॉल्व पेपर होंगे मैं उसको जरूर सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो, क्योंकि अब आपको एक रिवीजन के तौर पे तैयारी करनी हो, क्योंकि अब आपको पूरा चैप्टर वाइज पढ़ने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो जो भी है आप अनसॉल्व पेपर अपने आप को आजमाइए कि मैं कितना सॉल्व कर सकता हूँ, और जो नहीं आता है आप चैनल का सहारा लीजिए और वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करें। ये पहला 2024 का मॉडल पेपर है बच्चों, ये अनसॉल्व पेपर। ये आप अगर खोजेंगे इसके प्रश्नों को तो आप पा जाएंगे। राजू का एक अनसॉल्व पेपर है बच्चों, ये मेरे सामने, और मैं इसी का जो पहली सीरीज है 2024 का जो 2024 का जो मॉडल पेपर है उसको लेके हाजिर हो बच्चों। और इसमें पहले जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनके उत्तर को हम लोग जानेंगे और बहुत विस्तार से समझेंगे उसको गंभीरता से कि कैसे ये आंसर हो रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रश्न 1 का, ये का वाला है, जिसमें लिखा है कि समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपराशरी होते हैं। पहले ये आपको जानना चाहिए कि विलयनों के युग्म समपराशरी। देखिए जिसका पराशर दाब समान होगा, क्योंकि ये अणुसंख्य गुणधर्म का हिस्सा है। अब पराशर दाब जिसका समान है वो समपराशरी विलयन है, और पराशर दाब किस पर निर्भर करता है बच्चों? वो करता है अणुसंख्य गुणधर्म पर। अगर अणुसंख्य गुणधर्म पर निर्भर करेगा तो अणुसंख्य गुणधर्म आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो वो कह रहा है क्वेश्चन में कि ऐसे इनमें से कौन से ऑप्शन है कि जो दोनों युग्मों को अगर हम लोग देखेंगे तो वो आयनों की संख्या समान होगी उनमें। अगर इनमें आप देखेंगे NaCl में, अगर मैं ये साइड में बच्चों तोड़ रहा हूं, देखिए अगर आप NaCl को तोड़ेंगे, पहला है मान लीजिए, तो NaCl को अगर हम तोड़ते हैं तो देखिए ये टूटेगा, Na के ऊपर प्लस आएगा और Cl के ऊपर कितना आएगा? माइनस आता है। वहीं अगर Na2SO4 को हम तोड़ते हैं, देखिए यहाँ दोनों को एक साथ तोड़ के बता देंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ तोड़ेंगे तो 2Na के ऊपर देखिए प्लस, और यहाँ SO4 के ऊपर कितना हो जाएगा? 2 माइनस हो जाएगा। और यूरिया है, यूरिया को हम लोग तोड़ नहीं सकते। इसके बाद एक ऑप्शन आपका आता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे देखिए तो Ca के ऊपर +2 आएगा और यहाँ पे 2NO3। तो ये आप आयनों की संख्याएं हैं, इस तरीके से आपको देखना है। अब इनमें देखिए तोड़ेंगे, मैंने कहा इसमें एक सोडियम है और एक Cl है। यहाँ सोडियम के 2 लोग हैं और SO4 के 1 लोग, तो 2 और 1 3 आयन हो गए। लेकिन यहाँ कितने आयन हैं? 2। यानी पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि दोनों का युग्म बराबर होना चाहिए, यानी दोनों के युग्मों में आयनों की संख्या बच्चों बराबर होनी चाहिए। गलत है ये। दूसरा क्वेश्चन, यूरिया में तोड़ नहीं सकता, NaCl टूटेगा, इनमें 2 आयन, इनमें एक भी आयन नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया बच्चों। अब तीसरे अगर ऑप्शन में आएंगे तो फिर यहाँ यूरिया है और यहाँ MgCl2 है। यहाँ Mg+2 एक आयन और 2 Cl के आयन, तो 3 हो गए, और यूरिया का एक भी नहीं, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो वैसे गलत आप काटते जाओगे तो आपको पता हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपका सही है। लेकिन हम लोग देखेंगे भी बच्चों। यहाँ देखिए मैंने तोड़ा, अगर इसको हम तोड़ते हैं कैल्शियम नाइट्रेट को, तो एक कैल्शियम का आयन हो गया और 2 नाइट्रेट के, तो टोटल 2 एक कितने हो गए? 3। यहाँ Na2SO4 को भी तोड़े हैं, देखिए यहाँ तोड़े हैं तो 2 सोडियम का और 1 SO4 का, तो 2 एक कितने हो गए? 3। यानी यही एक ऐसा युग्म है जिनमें आयनों की संख्याएं बराबर हैं। इसका मतलब हमारा यही ऑप्शन का होगा बच्चों, सही होगा। अगली बात ये कह रहा है, इस पे ज्यादा टाइम अब नहीं देना है बच्चों। मैंने कहा ये अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया शून्य कोट की अभिक्रिया है। और शून्य कोट की अभिक्रिया ज्यादातर जानते हो जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। इनमें एक ही ऐसा ऑप्शन आ रहा है जो HNu है, यही सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, तो इसका मतलब H2 + Cl2 बराबर जो 2HCl बना होता है, ये आपका क्या होगा? सही होगा। यही शून्य कोट की अभिक्रिया है, क्योंकि ये तो आपको प्रथम कोट की अभिक्रियाएं हैं, ये भी आपको देख लेना है। अगली बात बच्चों अगर आएंगे, देखिए फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? फिनॉल है, अगर हम इसका नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो ये पिक्रिक अम्ल बना के देता है। तो इसका मतलब यहाँ पिक्रिक अम्ल है कहीं बच्चों? ये आपका क्लोरीटोन नहीं बनेगा, पिक्रिक अम्ल ये आपका जो होगा। अगर कभी भी आप याद रखिएगा कि फिनॉल का नाइट्रीकरण अगर हम कराते हैं तो वैसे ये माना जाता है कि आर्थो पैरा पे नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ेगा।
लेकिन अगर हम उसको गर्म करते हैं तो वो पिक्रिक एसिड में भी बदल जाएगा और यही आपको बनाएगा। ये बाकी ये आपके ऑप्शन का है गलत, बेंजीन उंजीन ये सब आपका गलत हो जाएगा बच्चों। अगला कह रहा है कि एमाइड से एमीन बनाना है, यानी जो आपको CONH2 ग्रुप होता है उसको NH2 में अगर परिवर्तित करना है तो उसके लिए एक बहुत फेमस अपक्रिया है जिसको हम लोग कहते हैं हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया होती है। तो हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ अभिकर्मक कौन सा है तो Br2KOH, यही पहला ही ऑप्शन आपका सही है कि अगर Br2 यानी एक यूनिट Br2 के और यहाँ 4 यूनिट जो होता है आपको KOH का जिले के हम अपक्रिया कराते हैं तो जो एमाइड होता है वो एमीन में बदल जाता है और वहां पोटेशियम कार्बोनेट प्लस KBr भी बनता है और उसके साथ साथ H2O कहाँ निकलता था बाहर। तो यही पहला ही ऑप्शन इसका सही है। बाकी ये आपको देखेंगे ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, तीनों आपके यहाँ गलत होंगे और ये आपका जो पहला यानी इसमें का पहला है, इनमें का पहले का चौथा यहाँ पे देखिए और इसका आपको जो तीसरा क्वेश्चन है इसका भी आपको कौन सा है चौथा। ये वाले का जो होगा ये आपका किसका हो जाएगा दूसरा। तो ये 4 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी थे जो मैंने ये राजीव की आपको है। अब देखिए इसके क्योंकि ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है बच्चों आप पढ़ भी लेंगे अच्छे से। अब आगे के क्वेश्चन इसमें अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को तो एक और दिया है कि राइबोफ्लेविन नाम होता है जो कि ये विटामिन B2 का होता है, ये आप याद रख लीजिएगा। और क्वेश्चन जो है इसमें आसान है। आगे अब दूसरे क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उनकी सीमाएं। ये बच्चों आप सीरीज या कहीं से भी अगर अपनी किताब जो पढ़े वहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ये थियरी है, जो न्यूमेरिकल होगा जो रिएक्शन होगा उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। केवल जो थियरी वाले क्वेश्चंस होंगे मैं इस पे लिखूंगा नहीं बच्चों, वो आपको हम कह देंगे, वो आप खुद से आप जाके पढ़ लीजिएगा। वो सीरीज में और किताबों में बहुत अच्छे से आपको व्याख्या सहित आपको दिया है, वहां से आप थियरी पढ़ सकते हो। हाँ, दूसरे का इसमें जो खा वाला क्वेश्चन है बच्चों उसको न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इसको हटा रहा हूं, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे का खा जो है बच्चों, तो ये बच्चों आपका दूसरे का खा वाला है। अब इसमें दूसरे के खा वाले क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की वृद्धि 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। यानी बच्चों ये पदार्थ के अणुभार की हमको गणना करनी, बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराने की कोई बात नहीं। आप केवल सोचिए और इनके मात्रकों को देख के अगर आप काम करेंगे तो भी बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों आइए देखते हैं हम लोग। अब पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहे कि एक अवाष्पशील पदार्थ है, मतलब कोई एक अवाष्पशील पदार्थ का मतलब है कि जो वाष्पित नहीं होगा। उसको हमने क्या किया कि हमें पता नहीं कि वो अवाष्पशील पदार्थ क्या हो सकता, कुछ भी हो सकता वो अपने आप में। अब मान लीजिए उस अवाष्पशील पदार्थ को हमने क्या किया ना कि 100 ग्राम बेंजीन है, उस 100 ग्राम बेंजीन में मिला दिया। तो साफ सीधी बात है कि दोनों का मात्रक ग्राम ग्राम में है बच्चों, और इसको हमने 100 ग्राम बेंजीन में मिलाया। तो मतलब ये है कि ये विलय का काम करेगी और वो किसका काम करेगी, विलय की, क्योंकि कम वाले को ज्यादा वाले में घोलते हैं। या यही देख लीजिए कि जो कम होता है वो हरदम बच्चों विलय होता है और जो ज्यादा होता है वो हरदम विलय। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जो हमें पता नहीं है जिसको हम लोग विलय मान लेते हैं, विलय पदार्थ जो है, विलय पदार्थ को वैसे हम स्मॉल m से मान लेते हैं या विलय पदार्थ को हम लोग स्मॉल w से कह देते हैं। तो स्मॉल w का मान जो आपको दिया है बच्चों वो कितना है 2.5 ग्राम है। और यहाँ विलायक क्या है जिसमें यानी बेंजीन का जो बेंजीन होगा वो किसका काम करेगा, विलायक का काम करेगा। तो चलिए ये बेंजीन हो गई विलायक आपकी, यानी विलय का पदार्थ, यानी विलय का पदार्थ का भार यहाँ होगा, विलय का भार, या सीधे सीधे लिख लो विलय का भार, विलय का भार W बराबर 2.5। अब विलायक का जो भार होगा ये हम लोग लिख लेते हैं, विलायक का भार, विलायक का भार ये हो जाएगा, मान लेते हैं इसको हम कैपिटल W। क्या बच्चों, कैपिटल W बराबर यहाँ पे 100 ग्राम। अब ये जो 100 ग्राम है ये है क्या बच्चों, बेंजीन है। और हमको अणुभार निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको विलय का भार मिल गया, विलायक का भार मिल गया। अब बात आती है बच्चों किसकी, और क्या बचा हुआ है, हमें कह रहे कि क्वथनांक में वृद्धि हुई, कितने की हुई 0.0 यानी 0.4 डिग्री सेल्सियस। तो
तो ये जो वृद्धि हुई होगी ये डेल्टा टी यानी क्वथनांक का उन्नयन दिया है, और क्वथनांक के उन्नयन को हम लोग किससे मानते हैं, डेल्टा टीवी से बच्चों, और ये दिया है हमको 0.4 डिग्री सेल्सियस। फिर आगे कह रहा है कि बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, बेंजीन के लिए केबी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, केबी बराबर जो आपको आएगा वो दिया है 2.67। जब आपको इतने मान मिल गए तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि फार्मूला आप बच्चों बेलेन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि फार्मूला जो होता है वो ये होता है कि प्यारे बच्चों डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे यहां होता है स्मॉल डब्लू और गुणे 1000 होता है, क्या होता है 1000, और बटे नीचे आएंगे तो यहां हो जाएगा देखिए कैपिटल एम, मतलब ये होता है अणुभार, और यहाँ विलायक का द्रव्यमान यानी कैपिटल डब्लू। अब हमें प्यारे बच्चों निकालना क्या है, निकालना है पदार्थ का अणुभार। तो हम क्या करते हैं, यम का यहाँ गुणा करके डेल्टा टीबी को कहाँ नीचे लेके आएंगे। अब डेल्टा टीबी नीचे आएगा तो ये देखिए कैपिटल एम बराबर, अब यहां हो जाएगा प्यारे बच्चों केबी गुणे डब्लू गुणे कितना हो जाएगा 1000, और बटे आप नीचे आएंगे लेके तो ये आपका देखिए हो जाएगा डेल्टा टीबी, और जो है नीचे विलायक का भार या द्रव्यमान जो भी कह सकते हैं, ये मिल गया। अब अगर हम इनमें रखेंगे मान को इसके, तो कैपिटल एम बराबर, अब प्यारे बच्चों तो ये केबी का मान कितना है 2.67, और गुणे डब्लू का मान की अगर बात करेंगे स्मॉल डब्लू का मान तो ये है देखिए आपका 0.25, और गुणे कितना है 1000, ये हो गया। और बटे इसके बाद नीचे आएंगे डेल्टा टीबी की बात करेंगे तो डेल्टा टीबी का जो मान दिया हुआ होगा बच्चा ये कितना है आपको 0.4, ये देखिए आपको 0.4 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद आगे अगर कैपिटल डब्लू की बात करेंगे तो ये आपको दिया है कितना 100। अब हम बहुत आसानी से क्या करेंगे कि ये दोनों का दशमलव का कैंसिल हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इतना दिया है, छोड़िए इसको। अब देखिए प्यारे बच्चों कि हम चाहेंगे अगर तो ये दोनों का दशमलव गायब हो गया, दोनों के दशमलव भी गायब कर दीजिए, और यहाँ मैं अगर भाग दे देता हूं देखिए, और 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर कुछ यहां से निकल के आएगा कैपिटल एम बराबर, ये हो जाएगा देखो 26। क्यों, क्योंकि मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया, 0.1 अंक इधर चला जाएगा 26.7, और ऊपर नीचे ये दोनों दशमलव कैंसिल हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा 25, और 25 बटे हो जाएगा 4। अब हम इसका मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर देते हैं या यहीं पे, तो 6 चौक को कितना हो जाएगा 24 होता है, और 6 चौक को 24 बचा आपके पास कितना 1 बचा है तो 10 हो गया, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 4 पच्चे 20, यानी आपको आ गया है कैपिटल एम बराबर, अगर हम लोग देखेंगे देखिए तो 26.7 और गुणे 6 कितना है 25 है। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कहा जाएगा, थोड़ा हम फोन से बच्चों कर लेते हैं, टाइम कम लॉस होगा तो इसलिए जल्दी थोड़ा सा फोन से कर लिया जाता है। हाँ तो ये है आपका 26.7 और गुणे है 6.25, 166.87 आ रहा है बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आएगा 166 दशमलव यहाँ पे दिया है 87, तो ये ग्राम पर मोल में आपका क्या हो गया आंसर आ गया बच्चों। ये किसका आंसर है आपको इस क्वेश्चन का। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, एक बार फिर से आप समझिए, क्वेश्चन आप पढ़ भी सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आप समझना ये है कि आवासशील पदार्थ के 0.25 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो पता हो रहा है कि इसको हम इसमें घोल रहे हैं,
तो जिसको घोलते हैं वो विलय का काम करता है, जिसमें घोलते वो किसका काम करता है, विलायक का। या ऐसे भी जानिए कि जिसका मान कम होता है वो विलय, जो ज्यादा होता है वो विलायक। तो ये विलय और विलायक, यहाँ मैंने विलय का भार 2.5, विलायक का भार जो है वो कैपिटल W से मैंने माना, ये 100 ग्राम मान लिया। फिर उसके बाद कह रहा है कि क्वथनांक की वृद्धि 0.4 की हुई है, तो जो वृद्धि है उसको हम लोग डेल्टा टीवी मानेंगे, और कितने की, 0.4 डिग्री सेल्सियस। और केवी का मान दिया क्योंकि कह रहा है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक को केवी से दर्शाते हैं, और इसका मान 2.67 दिया। हमने कहा फार्मूला लगा ले, फार्मूला यही पढ़ाया गया बच्चों, डेल्टा टीवी बराबर केवी गुणे W गुणे 1000 बटे अणुभार गुणे विलायक का भार। अब हमें इसका मान निकालना, तो डेल्टा टीवी को नीचे लेके आए, मान रख दिया और गुणा भाग किया गया, और आपका कहा गया आंसर। तो ये बच्चों कौन सा क्वेश्चन है, दूसरे का खा वाला था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरे का गा, जो कि ये वैद्युत रसायन से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए हम उसको देखते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसानी से आपको रिएक्शन सब सिखा देंगे, चिंता ना करना है। तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब तक इसको हटा के उसको हम बताते हैं बच्चों। तो ये बच्चों दूसरे का ये गा वाला क्वेश्चन है। अब ये इसके पहले दूसरे का खा था, जो कि मैंने आपको बता चुका। अब दूसरे का गा है, ये भी आपका न्यूमेरिकल ही दिया है। अब इनमें अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो लिखा है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ की गणना कीजिए, और दिया है कि कैडमियम है, फिर यानी CD, फिर CD+2 है जो कि 1 मोलर के लिए है। फिर ये आपको क्वेश्चन है जिसमें अर्ध अपक्रियाओं के मानक अपचयन विभव निम्न है, और ये इसके लिए आपको E0 का मान दिया है। कैडमियम के लिए आपको E0 का मान -0.40 वोल्ट है, और Ag के लिए जो दिया है ये मानक इलेक्ट्रोड विभव वो आपका है कितना, 10 प्लस में ये 80 है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और मैं बहुत सिंपल तरीके से बच्चों, थोड़ा सा बड़ा आप करिए लेकिन आपको आना जरूर चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं तो पहले हम इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लें। बहुत बच्चों को गलतियां होंगी यहाँ पे, हालांकि शॉर्ट करना चाहोगे शॉर्ट भी कर लोगे, लेकिन अच्छे से नॉलेज रहेगा तब ना शॉर्ट कर पाओगे। नॉलेज ही नहीं रहेगा तो किसी चीज का क्या करोगे। अब देखो ये जो आपको दिया है ये CD, यानी अगर मैं इस समीकरण को लिखता तो ये CD से ये लिखा जाता बच्चों, क्या यहाँ लिखा जाता, देखिए CD+2, यानी ये क्वेश्चन है आपका, जो कि यहाँ दिया गया है। ये 1 मोलर की बात हो रही है, देखिए ये चीज हो गई। उसके बाद अगर हम यहाँ आएंगे, अगर बात करेंगे, देखिए आगे क्योंकि ये बराबर भी करना होता है, ये वाली जो चीज है इसको अब लेते हैं Ag के लिए लेते हैं, तो Ag+1 है, और ये भी आपको 1 मोलर है बच्चों। अब इतना होने के बाद इस साइड अगर हम आएंगे तो क्या दिया गया है, Ag दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चों। हाँ, कभी कभी जरूरत के हिसाब से बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ +2 आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसका मतलब अगर इस समीकरण को बैलेंस भी करना पड़ता तो CD से आप CD+2 हो रहे होंगे, तो +2 चार्ज प्लस में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल रहा होगा, बाहर। जब 2 इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों इसमें से निकला होगा तभी आप कह सकते हैं कि ये क्या बना होगा, ये CD+2 आया होगा। और अगर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया होगा तभी हम कह सकते हैं कि Ag में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये क्या हुआ होगा, Ag, क्योंकि यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से यहाँ +2 हो रहा है, और यहाँ +1 से कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। बैलेंस भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन को बराबर करके काट दीजिए। तो इसका मतलब 2 से गुणा हम यहाँ भी कर सकते हैं, 2 का गुणा यहाँ भी कर सकते हैं, ताकि दोनों में इलेक्ट्रॉन का हो जाए प्यारे बच्चों, बराबर। अब ऐसे करने के बाद इलेक्ट्रॉन तो पहले से नहीं थे, हट जाएंगे। अब मैक्सिमम हमने देख लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। अब जैसे ही इतना हो गया, इस समीकरण के आगे वाले भाग को आप 1 में ऐड कर लीजिए। 1 में अगर ऐड करेंगे तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा, देखो CD+2Ag है, जो कि ये प्लस के फॉर्म में, और इसी के साथ आपको 1 मोलर दिया है, ये भी आप लिख लीजिएगा। इस साइड आएंगे तो इस साइड आपको दिया गया है, देखिए CD+2 है, और यहाँ पे भी ये भी 1 मोलर दिया। इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिया गया, मैक्सिमम हम समझ गए, यहाँ से दोनों कैंसिल कर लेना, कई इलेक्ट्रॉन जुड़े, प्लस यहाँ हो गया देखिए 2Ag, ये चले जाएंगे सॉलिड स्टेट में, तो ये आपका हो गया Ag। ये सॉलिड स्टेट में अकेले हैं तो समझ जाइएगा सॉलिड स्टेट में। अब ये हमको मेन समीकरण मिल गया। अब जैसे ही समीकरण मिल गया, अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें ईएमएफ निकालना है, ई सेल निकालना है, तो ई सेल निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि ई सेल यहां लिखेंगे, देखो इसी को ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं।
ई सेल बराबर फार्मूला होता है ई नॉट सेल। क्या लिखते हैं बच्चों? ई नॉट सेल और माइनस 0, ये क्योंकि कोई टेम्परेचर की शर्त तो दिया नहीं है, तो हम 0.0 यानी 298 केल्विन पर ही मान के चलेंगे। तो यहाँ 0.059 अपान n, और यहाँ हो जाएगा देखो log 2d-10। यहाँ आओगे तो होता क्या है कि जो उत्पाद होता है, ध्यान देना, जो उत्पाद होता है उसको हरदम ऊपर लिखना और अभिकारक को हरदम कहाँ लिखना? नीचे। तो अगर हम ये लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो ये क्या है आपका? थोड़ा सा ये लीपापोती हो जा रहा है। इसमें अगर हम देखेंगे ये है, तो इसको हम पहले ऊपर लिख लेते हैं। लिखेंगे देखो CD+2 है, इसको देखिए मैंने ऊपर लिख लिया, और यहाँ Ag, और इसके आगे ये जो दिया जाता है वही इसकी घात भी हो जाती है। तो इसका मतलब Ag जो सॉलिड स्टेट में है, इसका यहाँ का हो जाएगा स्क्वायर, और बटे में आएंगे। ये उत्पाद ऊपर हरदम होगा और अभिकारक कहाँ होगा? नीचे। अब अभिकारक को अगर नीचे लेके आएंगे तो ये CD देखिए सॉलिड स्टेट में है, और आपका यहाँ आ जाएगा क्या? Ag। यहाँ Ag+2, ये प्लस है, लेकिन जिसके इसके आगे अगर 2 है तो वही उसकी क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी, जो कि मैंने घात कर लिया। अब यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों कि अब हम देखेंगे मैक्सिमम यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट में होगा, जैसे Ag है ना, Ag अगर जो सॉलिड स्टेट में होता है उसके लिए इसका मान कितना आएगा? 1। यहाँ कैडमियम है, ये भी सॉलिड स्टेट में है, तो इसका भी मान आप कितना मान सकते हैं? 1। और यहाँ मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन काटे हैं? तो जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन काटते हैं वही n की संख्या होती। तो यहाँ पे n की संख्या 2 इलेक्ट्रॉन कटे हैं, तो n की संख्या कितनी होगी? 2। नीचे दिख रहा है प्यारे बच्चों? हाँ, अभी एक स्टेप लिख सकते हैं, उसके बाद उधर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ अगर हम लोग लिखेंगे देखिए, तो EMF ऑफ सेल, ई सेल बराबर यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों देखिए ई नॉट सेल, और यहाँ माइनस 0.059 और बटे कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो log 2d-10। आप ध्यान देना, यहाँ पे जो आप लिखेंगे, मैंने कहा ये तो इसका मान 1 हो जाएगा। CD है, CD कितने मोलर दिया गया? 1 मोलर। तो ये 1 और गुणे ये इसका मान ऑलरेडी कितना है? 1 है, और बटे यहाँ आएंगे, इसका मैंने कहा सॉलिड स्टेट में इसका मान कितना होगा? 1। अब गुणे Ag है, Ag के मोलर दिया गया है, यहाँ पे 1 मोलर है, तो 1 का स्क्वायर आप अगर करते हैं तो 1 ही आएगा, बात तो वही होगी। अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, मिला जुला के ये पूरा 1 हो जाएगा। तो अगर ये मिला जुला के पूरा 1 हो गया है प्यारे बच्चों, हम यहाँ सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इस लाइन के नीचे यहाँ कर दे रहे हैं, तो हमें देगा क्या? ये ई सेल बराबर यहाँ हो जाएगा ई नॉट सेल। अभी मैं ई नॉट सेल और माइनस 0.059 और बटे 2, यहाँ जो आएगा log 2d-10 × 1, और log 1 का मान जो होता है वो कितना होता है? 0। याद रखना log 1 का मान 0। तो अगर यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि अगर log 2d-10 × 1 अगर आता है तो इसका मान आप 0 लिख सकते हो, ये पूरा पोर्शन ही 0 हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल, और इधर पूरा का हो गया आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि log 1 का मान 0 हुआ, पूरा 0। अब हमारा जो ई नॉट सेल है वो ई सेल के बराबर हो गया, यानी EMF ऑफ सेल ई नॉट सेल के का हो गया? बराबर हो गया। ये हटा दे देते हैं। अब ई नॉट सेल बराबर क्या होता है? ई नॉट सेल बराबर अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट अपचैन। ई नॉट का होता है अपचैन। तो ई नॉट इसमें बताइए अपचैन किस में हो रहा है? अच्छा बच्चा ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने कहा यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, जब इलेक्ट्रॉन निकलता तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? अपचैन। तो इसमें तो हमें ऑक्सीकरण हो रहा था, ये क्या है? ऑक्सीकरण हो रहा था। और इस वाले में अगर हम देखेंगे तो हमको क्या हो रहा था? अपचयन। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो उसको ऑक्सीकरण, और जब इलेक्ट्रॉन जुड़े तो उसको अपचयन कहते हैं। तो यहाँ अपचयन का किस में हो रहा है? सिल्वर में। तो अपचयन हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे Ag प्लस से Ag और माइनस यहाँ हो जाएगा E नॉट CD+2 से CD। इसका मान दिया होगा बच्चों, इसका मान कितने कितने दिए? ये दिए हैं आपको ऊपर। अब दिया है देखो, तो ई सेल
ई सेल बराबर, यहाँ पे Ag का मान कितना है, ये प्लस 0.80 और माइनस, और इसका मान माइनस में है तो और अच्छी चीज है 0.40। ये माइनस माइनस का हो जाएगा बच्चों प्लस, प्लस होने के बाद जो आपका ई नॉट सेल है वो हो जाएगा, जोड़ देंगे 8 4 12 यानी 1.10 वोल्ट। अब यही किसके बराबर है, ईएमएफ ऑफ सेल के, तो यही अगर इसके बराबर है तो ई सेल का मान जो होगा वो ई नॉट सेल के बराबर अगर है तो ई नॉट सेल का मान ये आया तो यही किसका मान हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल का 1.20 वोल्ट, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन, इतना आपको सॉल्व भी नहीं करना है, हम तो बच्चों ये विस्तार से पूरा बता रहे हैं तो मैंने इतना आपको बता दिया, अन्यथा आप करना चाहते तो ये सब आपको क्या करने की आवश्यकता है, बहुत जल्दी से शॉर्ट में करते और आपका आंसर आ जाता है। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते, वो आप पूरा तरीका लगाइए और अच्छे से पूरा सीखिए, आपको अच्छे से आएगा। एक बार फिर से देखिए क्या किया हूं, मैंने कहा बच्चों कि ये दोनों है तो ये एक रिएक्शन है और ये एक रिएक्शन है, CD से हम लोग CD+2 हो रहे हैं, देखो जो कि ये दिया 1 मोलर मैंने लिख लिया। मैंने कहा अगर ये CD 0 से, यानी क्योंकि अगर कोई भी तत्व तो अकेला होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, तो अगर ये 0 है तो 0 से +2 हुआ, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मैंने दिखा भी दिया, हालांकि इस सेल में कभी इलेक्ट्रॉन होते नहीं। यहाँ पे अब हमने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो Ag एक्सेप्ट किया होगा, तो Ag प्लस से वो Ag हो रहा था, मैंने कहा दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर करना है तो मैंने 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा करोगे 2Ag हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन भी और ये दोनों बराबर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को मैंने कैंसिल कर लिया और ये भी लिख लिया। अब इनमें ऑक्सीकरण हुआ, नीचे वाले में अपचयन। अब इसके आगे को एक में जोड़ लीजिए, पीछे को एक में जोड़ लिया गया और मैंने लगा दिया नट्स समीकरण। जैसे ही नट्स समीकरण लगाओ, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर नहीं दिया तो हम 298 केल्विन मान के ही चलते हैं बच्चों, 298 केल्विन को मान के चलते हैं, वही मैंने मान के चला तो हमें जो उत्पाद होता है वो हरदम ऊपर होता है और अभिकारक हरदम नीचे। हाँ ये है कि अगर इसके आगे ये जो संख्या दी गई वही उसकी क्या होती है, घात, जैसा कि यहाँ हुआ भी है प्यारे बच्चों। उसके बाद इसका भी मान 1 है और सबका मान 1 मिल गया, 1 1 रखा गया, तो 1 रखोगे तो यहाँ देखिए आपको ये मिलेगा ईएमएफ ऑफ सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस ये 1 log 1 आ गया, log 1 का मान ही 0, पूरा पोर्शन ये का हो जाएगा यहाँ तक 0। अब ई नॉट जो ई सेल होगा ई नॉट सेल के बराबर हो गया, ई नॉट सेल का मान हम निकालते तो ई नॉट सेल बराबर ई अपचयन माइनस ई ऑक्सीकरण, तो अपचयन एज सिल्वर में हो रहा था और ऑक्सीकरण किस में हो रहा था, कैडमियम में, रख के मैंने सॉल्व कर लिया और हमें आपको ये आंसर 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये 0 नहीं है बच्चों, 1 पॉइंट है, ये थोड़ा सा 1.20 वोल्ट आपका कहा आ गया आंसर। तो ये था दूसरे का गा वाला, और उसके बाद दूसरे का घा यानी खा के बाद गा के बाद घा आ रहा है, और घा में कह रहे हैं कि प्रथम कोट के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिख। ये भी बहुत अच्छे से, अगर कहता व्यंजक निकालिए तो मैं सॉल्व करवाता, लेकिन ये बच्चों थियरी आपको लिखनी, अभिलक्षण आपको लिखना है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, किताब से, सीरीज से, सब जगह दिया होगा, वहां से आसानी से आप इसको थियरी ही क्योंकि नोट कर सकते हैं। नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी बता दूंगा अच्छे से, जब क्योंकि रासायनिक बलगतिकी को मैं, जब रासायनिक बलगतिकी के क्वेश्चन आएंगे तो वहां मैं इसको करवा दूंगा, लेकिन अभी इसमें ज्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट आपको लिखने, तो आप थियरी अपने से लिख सकते हैं। चलिए अब तीसरे के का से शुरुआत हम लोग करेंगे, तब तक ये आप नोट करिए। तो ये बच्चों तीसरा प्रश्न है, जो कि ये आपके अमसाल पेपर का, जो कि तीसरे का है ये, क्योंकि न्यूमेरिकल की सीरीज बच्चों, जो थियरी है मैं वो थियरी नहीं बता रहा हूं, मैंने कहा न्यूमेरिकल और रिएक्शनें जो होंगी, जो लगेगा कि जो चीजें समझाने वाली है उसको मैं बताऊंगा। थियरी आप किताब से, सीरीज से बच्चों कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, तो वहां से आप पढ़ लीजिए। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि H2SO4 का एक नमूना है, 94% WyV है, ये भार बटे आयतन है बच्चों है, और उसका घनत्व तो 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर है। इस विलयन की मोललता का परिकलन कीजिए, मोललता निकालना है, मोलरता नहीं, मोललता है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या है ये, यहाँ पे 94% का क्या अभिप्राय है या 94% का क्या मतलब है, तो जो दिया है बच्चों आपको ये देखिए 94% का क्या मतलब है, यहाँ लिखा हूं क्या मतलब है, या सीधे सीधे 94% का अभिप्राय,
94% का अभिप्राय है कि 100 मिलीलीटर, कितने का, 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में H2SO4 का भार W बराबर कितना दिया है, 94 ग्राम मान लेते हैं। देखना तो चाहिए कितना है, 94 ग्राम दिख रहा है बच्चों ये, हाँ ठीक है 94 ग्राम। अब जब हमें उतना पता हो गया है, थोड़ा लाइन नीचे चली गई है, तो W का मान हमें पता हो गया, यानी W बराबर वहां यहां लिख दे रहा हूं, अगर दिक्कत होगी तो ये 94 ग्राम है। अब हम लोग ये है का H2SO4 एक नमूना है, मतलब ये विलेय का काम करेगा। 94 ग्राम जो होगा वो किसका काम करेगा, विलेय का काम करेगा। तो यहाँ अगर हम लिखना चाहते हैं बच्चों तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान है, विलेय का। H2SO4 किसका काम करेगा, विलेय का। विलेय का द्रव्यमान जो होगा वो आपका है, या विलेय का भार या द्रव्यमान जो भी कह लीजिए, W बराबर ये दिया है 94 ग्राम। जब आपको 94 ग्राम पता हो गया, और अब हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि यहाँ विलेन का आयतन पता है, घनत्व तो पता है, तो विलेन का द्रव्यमान निकालेंगे। ये किसका द्रव्यमान दिया है, विलेय का। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि घनत्व बराबर का होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे का हो जाएगा आयतन। तो यहाँ निकालेंगे अगर, तो बिलियन का द्रव्यमान, ये है बच्चों बिलियन का द्रव्यमान आपको निकालना पड़ेगा। तो बिलियन का द्रव्यमान को अगर हम मान लेते हैं m से, तो बिलियन का द्रव्यमान बराबर बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन हो जाएगा, आयतन और गुणे घनत्व, किसका, बिलियन का। ये हो गया। अब जैसे इतना आ जाएगा ना, आप सॉल्व करोगे तो m बराबर ये हो जाएगा, आपको देखिए m बराबर मिल जाएगा बच्चों, बिलियन का आयतन कितना है, 100 ml है, 100 ml बिलियन का आयतन। घनत्व कितना दिया है, घनत्व कहीं लिखे कि नहीं लिखे, अभी नहीं लिखे, यहाँ लिख दे रहा हूं, समझ जाना। अगर हम घनत्व यहाँ लिखते हैं तो घनत्व बराबर दिया है 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर ml है। अब जैसे इतना है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कितने का, 1.84 का, ये आ जाएगा आपका कितना, 184 ग्राम हो गया। क्या हो गया, 184 ग्राम। अब हमें नमूने में विलायक की मात्रा कितनी है, ये तो मान लीजिए H2SO4 का एक नमूना है, H2SO4 विलेय, तो उसमें इस विलेय में विलायक कितना है, तो हम लिखेंगे नमूने में विलायक की मात्रा। लिखते हैं अगर बच्चों, तो यहाँ पे नमूने में विलायक, क्योंकि हमें विलेय पता है, विलयन पता हो गया, लेकिन मोललता निकालते समय जरूरत किसकी पड़ती है, विलायक की। तो यहाँ निकालेंगे नमूने में विलायक की मात्रा या विलायक का द्रव्यमान, विलायक का भार या द्रव्यमान या मात्रा, सब काम चलेगा, बराबर बिलियन माइनस का होता है विलेय। तो बिलियन माइनस यहाँ विलेय, विलायक बराबर यही होता है, बिलियन में से हम विलेय को क्या कर दें, घटा दें। तो विलायक का द्रव्यमान अगर हम मान लीजिए मानते हैं कुछ m डैश, मैंने मान लिया किसका, विलायक का द्रव्यमान m डैश मान लिया गया, वैसे ठीक है। तो बिलियन का द्रव्यमान कितना है बच्चों, 184 ग्राम, और यहाँ आपका विलेय कितना है, आपने पहले ही विलेय पा चुके हैं, विलेय का द्रव्यमान 94 ग्राम है। तो अगर हम घटाएंगे तो ये आएगा कितना, ये आ जाएगा 90 ग्राम। तो ये हमको मिल का गया है, ये मिल गया विलायक, हमको मिल गया बच्चों विलेय, और हमको H2SO विलेय का अणुभार भी पता कर लेंगे।
तो क्योंकि मोललता बराबर, मैं नीचे लिख रहा हूं फार्मूला देखें, तो यहां लिखता हूं अगर मोललता बराबर स्मॉल m मान लेते हैं, तो मोललता बराबर हो जाएगा, देखो, मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। तो यहाँ होता है मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार, समझ जाना। तो ये हो जाएगा भार यानी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और गुणे विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक के द्रव्यमान को हमने यहाँ किससे मान लिया, m डैश से। तो ये विलायक का जो द्रव्यमान होना चाहिए वो किलोग्राम में, तो किलोग्राम में अगर बदलना होगा तो इसमें 1000 से आप गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो ये देखिए मोललता बराबर, ये फार्मूला W बराबर m, ये अणुभार है, ये जब विलायक का देखिए, और गुणे 1000, ये आपको किसमें चेंज करना है, किलोग्राम में। तो ये फार्मूला है, ये इसी फार्मूले पे हमको रखना है। अब इस फार्मूले पे रखेंगे, इधर सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, इधर रखेंगे तो स्मॉल m, ये स्मॉल m है का मोललता बटे यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान आपने निकाला कितना आया है 94, गुणे कितना कर दीजिए 1000, और बटे में अगर हम इसको लिखेंगे m, ये अणुभार है, तो H2SO4 का अगर हम अणुभार निकालते हैं तो H2SO4 हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 2 है, प्लस एक सल्फर का होता है 16 दूनी 32, और यहाँ होता है एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 चौको 64। तो ये अगर जोड़ेंगे तो 4 2 4 8 98 आएगा, कितना आ जाएगा 98। तो ये जो हमको ये आपका विलेय जो यहाँ है, विलेय का अणुभार है वो आ गया देखो 98, और गुणे विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान है कितना 90। अब हमें गुणा भाग करके काट पीट लीजिए, जो हमको आएगा वही का निकल जाएगा आंसर। तो यहाँ मान लीजिए 0 0 से क्या कर देते हैं, कैंसिल। अब हम भाग देंगे बच्चों, भाग देके पहले हम कौन से कर ले रहे हैं क्योंकि जल्दी हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए हम 94 में भाग देते हैं, देखिए 94 में अगर हम भाग देते हैं किससे 98 से, तो ये आता है, ये अगर इसमें हम बच्चों इससे भाग देते हैं तो ये हमें m बराबर मिलेगा, क्या मिलेगा 0.95, और गुणे कितना है 100, और बटे कितना है 9। अब अगर हम भाग देंगे, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, भाग देंगे अगर तो 100 का गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा, दशमलव के हटते ही ये कितना हो जाएगा 95 पॉइंट कितना आ जाएगा 9 दहा में 90, ऐसे ही हो जाएगा आपका, भाग देंगे तो यानी m बराबर 10.9, 9 दहा में 90 हो जाएगा, और 9 चौक 36, 9 पचे 45, यानी 10.5 आपको क्या करना है, आना है, और वो भी ये मोलल हो जाएगा, जो कि यही इसका का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम कुछ नहीं लगेगा, बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। एक बार फिर से समझिए, सुनिए बच्चों, मैंने लिखा H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है, मतलब भार बटे आयतन है, और उसका घनत्व जो है वो 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर है। इस विलेन की मोललता परिकलित कीजिए, और इसका ये भी दिया है डाटा थोड़ा, ताकि आप अणुभार आसानी से निकाल सकें। फिर मैंने कहा कि अब क्वेश्चन को समझें कैसे। ये 94% का मतलब क्या है, 94% का मतलब यही है कि एक हमारे पास 100 मिलीलीटर का कोई विलेन है, उस 100 मिलीलीटर के विलेन में जो H2SO4 का भार है वो कितना है 94 ग्राम। मैंने यहाँ भी लिख दिया, जो H2SO4 का भार है वो एक तरीके से यहाँ विलेय के रूप में काम करेगा। तो अगर विलेय के रूप में काम करेगा तो मैंने विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार या विलेय की मात्रा जो भी आप कह लीजिए, जिसको हमने W से माना, और ये 94 ग्राम। फिर हमें घनत्व भी दिया है, मैंने घनत्व भी लिख लिया, घनत्व बराबर 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर है बच्चों। उसके बाद विलेयन का द्रव्यमान हमें निकालना है, तो विलेयन का द्रव्यमान निकालने के लिए विलेयन का आयतन गुणे विलेयन का घनत्व, दोनों मान पता है। विलेयन का आयतन 100 है और विलेयन का घनत्व 1.84, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपको 184 ग्राम आ गया। ये निकल के कहा आया है, ये निकल के आ गया बच्चों किसका द्रव्यमान, विलेयन का। लेकिन हमें अब देखिए विलेयन, क्योंकि मोललता है तो मोललता में आयतन की आवश्यकता नहीं होती, विलायक के द्रव्यमान की। तो विलायक के द्रव्यमान की आवश्यकता है, तो हम कहेंगे कि नमूने में विलायक का द्रव्यमान,
नमूने में विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे तो विलेन में से विलेय को क्या कर दे, घटा दे। विलेन में से विलेय को घटाओगे तो विलेन का जो आपने निकाला 184 है और विलेय कितना है 94, घटा दिया गया 90 ग्राम आपको आ गया बच्चों। अब ये हमें विलायक का द्रव्यमान पता हो गया, मोललता का ये आपके सामने फार्मूला आता है। अब मोललता का फार्मूला यही विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय का ये विलायक का द्रव्यमान, लेकिन मोलों की संख्या बराबर भार बटे का होता है अणुभार, तो भार बटे अणुभार और गुणे का हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। फिर हमने कहा ये विलायक का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में, तो हमने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और करने के बाद यहाँ रख के गुणा भाग आप करेंगे और आपका आंसर 10 कितना आ जाएगा बच्चों 5। तो ये था। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए जो बताने लायक है, इसमें ख वाला कह रहा है कि फैराडे के प्रस्तुत विद्युत अपघटन के प्रथम व द्वितीय नियम, आप किताब से बच्चों खुद पढ़िए। फिर कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व जानते हैं जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं सब संक्रमण तत्व हैं। फिर कह रहे हैं कि उप सहसंयोजन संख्या क्या है, कि यानी कह सकते हैं कि उप सहसंयोजन संख्या जो होगी बच्चों किसी संकुल में यानी केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़कर जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं यानी जो लिगेंड होते हैं जितने उप सहसंयोजन बंध बनाते हैं उनकी संख्या ही उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। फिर कह रहा है कि क्रोमियम अगला है चौथा ये घा वाला है, कह रहा है कि क्रोमियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी जिंक से कम क्यों होती है। बच्चों आप जानते हो कि क्रोमियम एक अपवाद है, अगर क्रोमियम अपवाद है थोड़ा सा ये देख सकते हो, इसको मैं बता दे रहा हूं, ये इसको यहाँ थोड़ा सा साफ करेंगे अच्छे से। तो ये देखिए बच्चों अगर यहाँ हम देखते हैं तो क्रोमियम जो है इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करते हैं तो क्या आता है 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p6 होता है, फिर 3h2 आता है, 3p6 होता है, 4s2 और 3d4 होता है। तो ये जो का होता है बच्चों कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो ये तो गलत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी डी अगर आधा भरा होता है तो भी अस्थाई होता है, पूरा भरा होता है तो भी। तो ये आधा भरने के लिए बहुत आसानी से यस अपना इलेक्ट्रॉन एक किसको दे देता है डी को, तो 4s में से आसानी से इलेक्ट्रॉन 3d में निकल जाता है और वो अस्थायित्व को प्राप्त करता है, जबकि जिंक में ऐसा होता नहीं है, जिस कारण ये माना जाता है कि जो क्रोमियम होता है उसकी जो पहली आयनन एंथैल्पी होती है वो जिंक से क्या होती है, कम होती है बच्चों। फिर आगे क्वेश्चन चौथे का दिया है कि डी ब्लॉक अनुचुंबकीय है, परिवर्ती संयोजकता डी ब्लॉक के तत्वों में बहुत खाली कक्षक होते, इलेक्ट्रॉन का कूदना फाड़ना बहुत ज्यादा होता है, इस कारण ये सब आप पढ़ सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि लेंथेनाइड अंकुचन का कारण सही समझाइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप खुद सीरीज है किताब है वहां पूरे एकदम हेडिंग ही दिया है अच्छे से, वहां आप पढ़ सकते हैं। हाँ इसका चौथे की खास है, ये आपका सेकंड पेपर का है, इसको हम बच्चों बता रहे हैं क्योंकि ये रिएक्शन है, रिएक्शन को कैसे करते हैं उस चीज को मैं बताने जा रहा हूं। तो चौथे के आपको खास से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, पहले ये हम हटाएंगे, तब तक आप इसको जो स्क्रीनशॉट पहले ही ले चुके हैं। तो ये बच्चों चौथे का आपका क्या है, खा वाला प्रश्न है। अब थोड़ा जल्दीबाजी करते हैं, जल्दीबाजी का मतलब थोड़ा तेज पढ़ाई कीजिए। अब देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बिलेमीन तथा डाइएजोनीकरण अपक्रियाओं का रासायनिक समीकरण, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब इनमें करना क्या है, पहले सबसे पहले कह रहे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है तो हम लेते हैं बच्चों, रिएक्शन ही करवानी है और बहुत आसानी से सिखाएंगे और एकदम आप घबराने की नहीं जरूरत है, रिएक्शन सबसे आसान होती है, केवल बच्चों अगर सावधानी से करें तब। अब देखिए अगर हमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल लिखना है, स्ट्रक्चर बना के ही करेंगे ज्यादातर। अब ये स्ट्रक्चर मान लीजिए मैंने बनाया और इसके ऊपर लगा लिए SO3H। अब SO3H लगने का मतलब इसको पढ़ते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या है ये, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से हमें क्या बनाना है, कह रहे कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए। अब सबसे पहले अगर मान लो बच्चों हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं, बेस जिसको कहते हैं, छाछ है, जैसे ही छाछ से रिएक्शन कराओगे ये एसिड है ना बच्चों, ध्यान देना, क्योंकि आप जानते हो कि H2SO4 HNO3 ये सब या सल्फाइड है, तो ये सब एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं। तो ये जो जुड़ा होगा यहाँ पे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ऐड होगा बच्चों, ये क्या होगा, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ऐड होगा, तो
तो ये अम्ल के रूप में H कहाँ निकलेगा, बाहर। तो H जब निकलेगा तो ये प्रोटॉन के रूप में, और यहाँ Na के ऊपर प्लस होता है, OH के ऊपर क्या होता है माइनस। अब ये OH माइनस क्या करेगा ना बच्चों, इनको खींच लेगा। ये है देखिए, ये इनको खींचा और खींचेगा तो H2O के रूप में इनसे कहेगा कि आप चलिए कहाँ, बाहर। जब ये बाहर होगा तो ये वाला जाके Na इसके जगह पे, क्योंकि यहां से H प्लस निकल रहा है तो Na प्लस जाके ऐड हो जाएगा। अब जैसे ही ऐड होगा ये बच्चों इस तरीके से मिल जाएगा। देखो थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनेगा लेकिन समझ जाइएगा, ठीक वैसा लग रहा है। अब यहाँ पे इसके ऊपर आ गया देखो SO3 और यहाँ आ गया Na। ये सोडियम, ये जो बना है इसको जैसे अम्लीय, तो यहाँ सोडियम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कह सकते हो। अब इसका रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं कि NaOH के दो लोगों से, कितने लोगों से करा लें, दो लोगों से कराएंगे। जब NaOH के दो लोगों से कराएंगे तो ये NaO और यहाँ है H, दो अणु से, कितने, दो अणु से रिएक्शन हम लोग कराते हैं। एक और ले लेते हैं, एक और लेंगे। देखो इस तरीके से इसको लिखना बच्चों, मान लो O और सिंगल बॉन्ड H। इसको टेम्परेचर भी देना पड़ेगा, और टेम्परेचर लगभग 633 केल्विन के आसपास जब टेम्परेचर देते हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि यही दोनों लोग आपस में टिकट कटाएंगे और यहां से OH और H प्लस, यानी ये दोनों लोग H2O के फॉर्म में हो गए बाहर। उसके बाद यहां से ये पूरा ईमानदारी के साथ निकल जाएगा ग्रुप, निकलेगा तो ये जुड़ जाएंगे, Na2 हो जाएगा, तो Na2SO3 हो जाएगा। देखो बच्चों बाहर। अब आप समझिए जब ये निकला होगा तो यहाँ पे सल्फर ज्यादा ऋणात्मक था, तो ये लेके गया होगा तो ये निगेटिव हुआ होगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, यानी जैसे ये जहां से निकल रहा है, क्योंकि अगर ये निकला होगा बच्चों तो ये देखिए ये अलग हुए होंगे, तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये इधर अगर गया होगा तो ये निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब ये माइनस वाला यहाँ प्लस के साथ जाके जुड़ जाएगा। अब जुड़ा होगा तो ये बन गया देखो सोडियम फिनॉक्साइड। ये आपको बहुत चर्चित प्रोडक्ट है ONA, जिसको हम लोग कैसे कहा है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का अगर हम तनु किससे बच्चों, अगर सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन हम लोग कराते हैं तनु HCl से, जैसे ही तनु HCl से कराओगे तो H के ऊपर प्लस Cl के ऊपर माइनस, रिएक्शन को मैं नीचे कर दे रहा हूं यहाँ खींच के, इधर टोकी दिखेगा, उधर जाओगे तो नहीं दिखेगा। अभी तो दिख रहा है बच्चों, अभी दिख रहा है। अब यहाँ का होगा कि हरदम ये O के ऊपर माइनस, क्योंकि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड ऑलरेडी वो आयंस के फॉर्म में होगा, तो ये का होगा कि माइनस और प्लस, यहां से देखो NaCl आपका माइनस NaCl कहाँ निकल जाएगा, बाहर। नहीं दिख रहा होगा तो इधर लिख दे रहा हूं, माइनस NaCl हो गया बाहर। NaCl बाहर निकलेगा, H जाएगा इसके जगह पे ऐड हो जाएगा। जैसे ही ऐड होगा ये बन जाएगा क्या बच्चों, फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल OH, ये आपका तैयार हो गया फिनॉल। देखिए अब यहाँ पे OH मैं लिख भी दे रहा हूं नाम, और यहाँ क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ये तो एक फिनॉल भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो कह सकता है कि बेंजीन सल्फोनिक, ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से हमको क्या बना के दीजिए, फिनॉल। आप फिनॉल बना सकते हैं, लेकिन फिनॉल से नहीं रुकना है, फिनॉल से नहीं, आगे कहाँ जाना है, एनिलीन तक जाना है। तो एनिलीन तक जाना है तो हम फिनॉल का एक रिएक्शन होता है जिस अपक्रिया का नाम भी होता है बुकरर अपक्रिया बच्चों, उसमें अमोनिया के साथ फिनॉल का रिएक्शन करा देते हैं और क्या बन जाता है, एनिलीन। तो देखिए मैं यहाँ नीचे फिनॉल को दोबारा लेके यही रिएक्शन में करवा दे रहा हूँ। अगर रिएक्शन में करवाएंगे बच्चों तो ये फिनॉल ले रहा हूं, यहाँ पे ये आपका हो गया फिनॉल, OH फिनॉल। अब इसका रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, अमोनिया से। अमोनिया से कराओगे तो ये इसको हम लिख सकते हैं, ये क्योंकि NH2 लिख दीजिए, और H जुड़ा ही है नाइट्रोजन से, NH3 अमोनिया हो गया। देखो लिख भी दे रहा हूं अमोनिया। अब जब अमोनिया का हम रिएक्शन करवाते हैं, देखिए निर्जल, निर्जल का मतलब जो बिना जल का हो, निर्जल ZnCl2, ये क्या होता है, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में जब इसे 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर देंगे तो OH ईमानदारी से H को लेके फिर H2O के फॉर्म में कहा जाएंगे, बाहर। H2O बाहर, NH2 जाके जुड़ जाएगा। NH2 जैसे जाके जुड़ेगा, बेंजीन के ऊपर कभी भी अगर NH2 दिखता है तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे,
एनिलीन पढ़ेंगे। ये आपका तैयार हो गया था बच्चों एनिलीन। तो बहुत आसानी से पहले मैंने बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम सल्फाइड के रूप में, उसके बाद इसके 2 अणु से रिएक्शन कराओगे, कास्टिक सोडा के 2 अणु लिए गए, रिएक्शन कराओगे टेम्परेचर देने के बाद, तो हमें ये सोडियम फिनाक्साइड का तनु HCl से रिएक्शन कराएंगे, NaCl बाहर और फिनॉल बन जाएगा। उस फिनॉल का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, निर्जल ZnCl2 या 300 डिग्री सेल्सियस पे H2O बाहर और NH2 जाके जुड़ जाएगा, जिसको हम लोग पढ़ते हैं एनिलीन। ये आपने बनाया सल्फोनिक बेंजीन से, ये सल्फोनिक बेंजीन से क्या बना लिए एनिलीन। यहां से यहां तक की अपक्रिया को हम बुकरर अपक्रिया भी कहते हैं। ये बुकरर अपक्रिया भी पढ़ी जाती है, ये भी आपको याद रखना, अगर जरूरत पड़ती है कभी कभी पूछ लेता है कि बुकरर अपक्रिया बताइए। तो फिनॉल का अमोनिया से जब निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में हम लोग कराते हैं तो हमको क्या देती है एनिलीन देती है। तो ये अभी एक है, अभी तो एक रिएक्शन 1 नंबर का हुआ। अभी आगे का कहना है एनिलीन का कार्बिल एमीन से अपक्रिया और फिर उसका डाइएजोनीकरण कराना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तुरंत उसको बताते हैं बच्चों। अब आगे बच्चों इसमें क्या करना है कि जो आपने अभी एनिलीन बनाया उस एनिलीन की कार्बिल एमीन अपक्रिया, अगर ये और भी आसान है बच्चों, करना कुछ नहीं है, हम लोग एनिलीन लेते हैं। क्या ले लें? एनिलीन ले लें बच्चों। और फार्मूला भी आप ले सकते हैं, C6H5NH2 को हम लोग पढ़ते कहाँ हैं, एनिलीन पढ़ते हैं। और अगर आप मान लीजिए इसको इस तरीके से लिख देंगे तो थोड़ा और अच्छे से आप समझ पाओगे, क्योंकि हमारा समझाने का तरीका थोड़ा अलग रहता है बच्चों। ये एनिलीन है, C6H5NH2 है, जिसको एनिलीन आप पढ़ते हो। अगर जरूरत पड़ती है तो बार बार नाम मैं लिखता रहूंगा, ताकि क्योंकि नाम नहीं याद रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब इस एनिलीन का क्लोरोफॉर्म किसके साथ बच्चों, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास, मतलब कास्टिक पोटास भी ले सकते हो। तो अगर हम मान लीजिए रिएक्शन अगर करवाते हैं, ये देखिए, तो क्लोरोफॉर्म किसके साथ, क्लोरोफॉर्म मान लीजिए क्लोरोफॉर्म के 1 लोग यहाँ हैं, तो एक H है क्लोरोफॉर्म का, और यहाँ पे Cl के कितने लोग हैं, 3 लोग होते हैं, 1 Cl 2 Cl 3 Cl। और इसके साथ साथ यहाँ NaOH भी लेना है। क्या लेना, KOH ले लो, KOH ले लिया गया। मान लीजिए ये KOH AlC एल्कोहलिक होता है तो ज्यादा बेहतर काम परिणाम मिलेगा हमें। अब अगर ये एल्कोहलिक है तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि वाटर भी जरूर निकलेगा, एल्कोहलिक जब भी होगा वाटर रिलीज कर देगा। अब हम क्या करेंगे, यहीं से तो समझना है। मैंने कहा एनिलीन का आप क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्शन कराएंगे तो यही तो कार्बिल अमीन अपक्रिया। लेकिन समझना प्यारे बच्चों, यहाँ क्लोरोफॉर्म में कितने Cl होते हैं, 3 Cl होते हैं। जितने यहाँ Cl रहा करें उतने ही बेस आप लिया करिए, उतने अणु। 3 Cl है तो यहाँ 3 ठो आपका ले लीजिए, 3KOH ले लीजिए। अब 3KOH लेंगे तो K के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, OH के ऊपर कैसा आता है नेगेटिव, अच्छी तरह जानते हैं, बेस है बच्चों ये। अब हम क्या करते हैं कि जैसे रिएक्शन, क्योंकि ये भी समझिए यहाँ पे अगर कार्बिल एमीन अपक्रिया में KOH एल्कोहलिक है तो जल भी जरूर निकलेगा। तो हाई Cl जो होते हैं बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप होते हैं, इनको कहा जाए कि आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो ये कहेंगे हाँ भैया दीजिए, हम चलेंगे तुरंत। ये क्या किए, यहाँ से देखो ये तीनों Cl लिए और तीनों K प्लस, क्योंकि Cl के ऊपर माइनस चार्ज आता है, तो ये आपका 3KCl के फॉर्म में कहा चले जाएंगे, बाहर। अब जैसे जाएंगे ये तीनों OH भी निकलेंगे, कहा निकलेंगे, ये तीनों H और यहां से ये 3 ठो देखो OH हैं, यानी आपके 3 H प्लस मिलेंगे, क्योंकि ये भी अगर आप देखेंगे तो यहां से H अलग होगा, यहां से H अलग होगा, 3 ठो H और 3 ठो का मिल गए OH। तो ये 3H2O भी चले कहां बच्चों, बाहर। 3H2O बाहर हो जाएंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये तो पूरा पोर्शन चला गया, C बचा है, N बचा है, यही लग जाएंगे। अब जुड़ेगा तो C6H5 और यहाँ हो जाएगा N और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड है और यहाँ हो जाएगा क्या बच्चों, C। ये आपको इसको बोलते हैं फेनिल आइसोसाइनेट। क्या बोलेंगे, फेनिल, ये हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनेट हो जाता है, फेनिल आइसोसाइनेट हो जाता है। तो ये है
रिएक्शन बहुत आसान है, अगर समझोगे। कार्बोलेविन अपक्रिया में भी ऐसे ही आएगी, क्योंकि ये आसान होती भी है। क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो एल्कोहलिक KOH होगा, दिमाग में रखो, H2O भी जाएगा। तो हमने कहा कि एक और भी चीज समझ लेना कि जितने यहाँ Cl है उतने KOH लेना है। तो 3 Cl 3 KOH लिया गया। अब K प्लस और हाई Cl अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, Cl निकलेंगे K के साथ जाएंगे, 3KCl बाहर हो गया। और यहाँ से तीनों ये H जो होंगे वो OH को यानी OH इन तीनों H को खींच लिया होगा और 3H2O के फॉर्म में रिलीज। अब बचा ही क्या होगा, C6H5N बचा, यहाँ C बचा, यही तो आपस में मिल जाएंगे और हमें ये बन जाएगा फेनिल आइसोसाइनेट बच्चों, ठीक ना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में का है, वो आपसे कह रहा है कि कार्बोलेट ये डाई एजोनीकरण है, नीचे आ जाएगा ये डाई एजोनीकरण। एक बात समझना बच्चों, ये सीधे सीधे सिंपल सी बात है कि कभी भी एनिलीन का अगर सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे कराओगे तो वो बदल जाता है किसमें, डाई एजोनियम में। उसी को डाई एजोनीकरण अपक्रिया भी यहाँ नाम दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं, देखो अगर ये आपका है एनिलीन, मान लीजिए ये लिया गया एनिलीन, NH2 है, और कभी भी अगर रिएक्शन करवाते समय याद रखना यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट NONO2 आ गया और प्लस HCl अगर आया, और टेम्परेचर अगर हम 0 से 5 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस मतलब ठंडा कर रहे हैं, गर्म नहीं कर रहे हैं, ठंडा, क्योंकि रूम टेम्परेचर वैसे भी 25 के आसपास होता है, तो ये और ठंडा करोगे और ये तुरंत यहाँ समझ जाना कि ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, तो यहाँ आप N2 प्लस इंटू यहाँ Cl माइनस का हो जाएगा, लग जाएगा, ये रिएक्शन प्राप्त होती है। हाँ, ये भी है कि अगर इसी को लिखना चाहोगे या करके अगर हम इसको लिखें तो यहाँ बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखो इस तरीके से N हो गया और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N और पीछे पीछे Cl माइनस लगा है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होता है, इसलिए का लग जाएगा प्लस। अब बहुत बार क्या होगा, इसी रिएक्शन को नाइट्रीकरण, यहाँ देखो क्योंकि ये दोनों लोग आपस में रिएक्ट करके यहाँ से हमें नाइट्रस अम्ल देते हैं, तो जब ये नहीं देगा बच्चों तो यहाँ नाइट्रस अम्ल दे देगा। क्या दे देगा, नाइट्रस अम्ल दे देता है। ये देखिए इसके साथ भी या ये रहे या ये रहेगा तो भी ठीक है, क्योंकि यही दोनों रिएक्ट करते हैं, ये मिलते हैं, उसके बाद ये रिएक्शन कराओगे, हमें ये चीज क्या होती है, बनती है। और ये भी तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए बच्चों। मान लो कहीं कहीं किताब में अगर हम बात करेंगे तो इसको ऐसे दिया होगा, मान लो इसका हम ग्राफ ना बना के स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ये फार्मूला। अब ये CH2 है, ये C6H5NH2 है बच्चों। अब अगर हम रुको पहले ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी रिएक्शन क्योंकि जान ही जाओ अच्छे से, यहाँ रिएक्शन करोगे NaNO2 का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, HCl के साथ, तो ये रिएक्ट जैसे ही करेगा यहाँ से NaCl बाहर और ये बन जाएगा नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 आपका क्या हो जाएगा, तैयार है। अब ये जो नाइट्रस अम्ल बना उसी का तो रिएक्शन होता है। अब इसी रिएक्शन को मैं कर रहा हूँ, ध्यान आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो अगर हम रिएक्शन में मान लीजिए एनिलीन ले लेते हैं, C6H5NH2 है, अगर इसको लिया गया और इसका रिएक्शन अब हम करवाते हैं HNO2 से, यहाँ कराएंगे HNO2 से और साथ में क्या लेना पड़ेगा, HCl, क्या लेना पड़ेगा, HCl। तो अब रिएक्शन अगर हम कराएंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम क्रिया विधि बच्चों आपको बता देंगे इसके बाद वाली वीडियो में। यहाँ पे C6H5 बनेगा और यहाँ N ट्रिपल बॉन्ड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और साथ में N और पीछे पीछे Cl माइनस लग जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ आपका यहाँ से NaCl ऑलरेडी फाइनल प्रोडक्ट में निकल गया और उसके साथ साथ यहाँ से आपको H2O की भी मात्रा हो सकती है, कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो ये चीज आपको बनता है। तो समझना सोचना कुछ नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है जो कि आपका खत्म हुआ ये। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों, ये चौथे का खा वाला था और चौथे का खा वाले क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया पूरा अच्छे से। आप ऐसे ही पेपर में छापोगे, कोई आपको काट पीट नहीं सकता, कहीं नंबर कटने की कोई संभावना नहीं। इसका चौथा गा भी इंपॉर्टेंट है, घा भी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको। और ये पांचवें का का भी है, इसमें भी एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कई ठो है
तो ये चौथे तक तो मैंने आज आपको करा दिया इस वीडियो में। ये देखिए एक एक, क्योंकि ये इतने आसान भी नहीं है बच्चों, तो ये छोटे छोटे देखिए एक एक घंटे की वीडियो अगर आपको आती है और आप हर चैप्टर से पा जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आज के लिए यहीं पे हम रोकते हैं। इसके बाद वाले में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ 4 का जो गा होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अपक्रिया, ये बहुत विस्तार से फिनाल की अम्लीय प्रकृति है, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए न्यूमेरिकल भी होगा। तो इन सबको हम धीरे धीरे बताते हुए आगे, तो अगली वीडियो में बच्चों हम आपको जो लेके आएंगे इसके बाद वाले क्वेश्चंस होंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आप पढ़िए, कमेंट करिए, जो ना है उसको पूछते रहिए बच्चों, और लोगों तक भी आप शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। तो आज के लिए चलते हैं, धन्यवाद दोस्तों।